1914 की सर्दियों में लाखों इंसानों ने यूरोप की धरती पर एक ऐसा गहरा घाव खोदा जो स्विट्जरलैंड की सीमा से लेकर उत्तरी सागर तक फैल गया था। मतलब कीचड़, चूहों, बीमारियों और सड़ी हुई लाशों की बदबू के बीच सैनिक महीनों तक जमीन के चंद इंच के टुकड़ों के लिए बस करते रहे। आज की इस गहन चर्चा में हम उस घटना के केंद्र में उतरने वाले हैं जिसने आधुनिक दुनिया को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। मेरा मतलब है प्रथम विश्व युद्ध। हाँ, और 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले इस खौफनाक दौर में देखो, इसने न केवल साम्राज्यों को निगल लिया बल्कि इंसानी क्रूरता की एक नई परिभाषा गढ़ी। बिल्कुल। मैं सोच रही थी कि कल्पना कीजिए कि पूरी दुनिया बारूद का एक विशाल पहाड़ बन चुकी थी, जिसे फटने के लिए बस एक छोटी सी माचिस की तीली की जरूरत थी। बहुत सही उपमा दी है। और शायद इसीलिए इसे केवल एक युद्ध नहीं बल्कि द ग्रेट वॉर या महायुद्ध कहा जाता है। मतलब इतिहास में इससे पहले विनाश का ऐसा वैश्विक पैमाना कभी किसी ने देखा ही नहीं था। हाँ, ये कोई दो पड़ोसी देशों की सीमा का विवाद तो था नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा बवंडर था जिसने महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लिया। दुनिया मुख्य रूप से दो विशाल गुटों में बट गई थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, यानी एलाइड पावर्स, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका शामिल हुआ। अच्छा, और दूसरी तरफ थे केंद्रीय राष्ट्र या सेंट्रल पावर्स। इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य खड़े थे। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत परेशान करता है। मतलब 20वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप खुद को सबसे सभ्य और आधुनिक समाज मानता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारे तथाकथित आधुनिक देश एक दूसरे का मांस नोचने लगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अक्सर इतिहास में ना साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और राष्ट्रवाद जैसे भारी भरकम शब्द उछाले जाते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम उस दौर की भू राजनीति को गहराई से देखें तो असली तंत्र क्या था? क्या ये सचमुच सिर्फ संसाधनों की लूट थी? अंतिम चरण के साम्राज्यवाद के चश्मे से देखना ज्यादा सटीक होगा। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने सदियों से दुनिया भर में अपने उपनिवेश बना लिए थे। हाँ, पूरा अफ्रीका और एशिया उनके नियंत्रण में था। सही बात है। लेकिन जब जर्मनी 1871 में एक एकीकृत और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा तो उसने देखा कि दुनिया का नक्शा तो पहले ही पड़ चुका है। मतलब उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। बिल्कुल। जर्मनी के भीतर एक भयंकर क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी घुटन की भावना पैदा हो रही थी। एक बढ़ती हुई औद्योगिक महाशक्ति को कच्चा माल चाहिए था, जैसे अफ्रीका की हीरे की खदानें और बाकी संसाधन, लेकिन विस्तार करने के लिए कोई जगह बची नहीं थी। इसी बात ने जर्मनी की नीतियों को बेहद आक्रामक बना दिया। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक कमरे में अचानक एक नया ताकतवर इंसान आ गया है, लेकिन बैठने के लिए कोई कुर्सी खाली नहीं है, और जब कुर्सी नहीं मिली तो हथियारों की अंधी दौड़ शुरू हो गई, है ना? के बनाने तक सीमित नहीं था, ये सेनाओं के औद्योगिकरण का दौर था। मतलब हथियारों का मास प्रोडक्शन। हाँ, 1870 से 1914 के बीच इन महाशक्तियों के रक्षा बजट में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई। विशाल नौसेनाएं बनाई जा रही थीं और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक कूटनीतिक तंत्र विकसित हुआ। मेरा मतलब है गठबंधन व्यवस्था या अलायंस सिस्टम। वो ट्रिपल एंटेंट और ट्रिपल अलायंस वाला। हाँ, यूरोप दो बड़े रक्षा समझौतों में बढ़ गया। ट्रिपल एंटेंट में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और ट्रिपल अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। जरा रुकिए, ये संध्या तो मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है, ये तो सुरक्षा के लिए बनाई गई थी ना, ताकि कोई एक देश दूसरे पर हमला करने से डरे। फिर ये विनाश की जंजीर कैसे बन गई? क्योंकि इन संधियों ने यूरोप को एक ऐसे अंधेरे कमरे में बदल दिया था। मतलब आप सोचिए, जिसमें चारों तरफ ट्रिप वायर या बारूदी सुरंगों के तार बिछे हों। अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक तार पर पैर रखता तो पूरा कमरा धमाके से उड़ जाता। बाप रे। और सबसे खतरनाक बात थी सैनिकों की मोबिलाइजेशन यानी लामबंदी की प्रक्रिया। उस समय सेनाएं ट्रेनों के जरिए सीमाओं पे भेजी जाती थीं। अच्छा, तो मतलब एक बार ट्रेन चल पड़ी तो बस एक बार जब किसी देश ने अपनी सेना को ट्रेनों में बिठाकर सीमा की ओर भेजना शुरू कर दिया तो उस प्रक्रिया को बीच में रोकना किसी कूटनीति के बस में नहीं था। तो मतलब मशीन ने इंसानी फैसलों को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। बिल्कुल। अब उस राष्ट्रवाद और उस ट्रिप वायर पर पैर पड़ने की बात करते हैं। वो माचिस की तीली, 28 जून 1914। हाँ, साराजेवो। हाँ, बोस्निया का साराजेवो शहर। ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजर रहे थे।
ये घटना अपने आप में किसी डार्क कॉमेडी जैसी लगती है अगर इसका परिणाम इतना भयानक न होता। ये सच में इतिहास के सबसे बेतुके और नाटकीय मोड़ों में से एक है। देखो, बाल्कन क्षेत्र में स्लाव राष्ट्रवाद एकदम चरम पर था। पैनस्लाविज्म की भावना उफान मार रही थी, जहां लोग ऑस्ट्रिया हंगरी के नियंत्रण से मुक्त होकर सर्बिया के साथ जुड़ना चाहते थे। और इसी आजादी के मांग के चलते वो हमला हुआ। बिल्कुल। इसी मकसद से ब्लैक हैंड या यंग बॉस्निया नामक संगठन के कुछ युवा क्रांतिकारियों ने आर्च ड्यूक के काफिले पर हमला करने की योजना बनाई। पहले एक बम फेंका गया, लेकिन वो आर्च ड्यूक की कार के पीछे फटा और वे बाल बाल बच गए। और इसके बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या की इस नाकाम कोशिश के बाद आर्च ड्यूक ने घायलों से मिलने अस्पताल जाने का फैसला किया। हाँ, एक अजीब सा फैसला, बहुत अजीब। लेकिन उनके ड्राइवर को रास्ते में बदलाव की जानकारी ही नहीं दी गई। कार ने एक गलत मोड़ लिया। जब ड्राइवर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कार को वापस मोड़ने के लिए गियर बदला तो इंजन बंद हो गया। और वो भी बिल्कुल गलत जगह पर। बिल्कुल। कार ठीक उसी जगह रुक गई जहां 19 साल का एक क्रांतिकारी छात्र गैवरिलो प्रिंसिप एक सैंडविच की दुकान के बाहर खड़ा था। मतलब सोचिए, उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बिल्कुल करीब से 2 गोलियां चला दी। एक गलत मोड़ और दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। एकदम। प्रिंसिप की उन 2 गोलियों ने उस पूरे ट्रिप वायर सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। वो डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को कोसा और उसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ऐसी शर्तें रखी जिन्हें मानना नामुमकिन था। तो सर्बिया ने मना कर दिया होगा। जब सर्बिया ने आनाकानी की तो ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब सर्बिया की रक्षा के लिए रूस, क्योंकि रूस खुद को स्लाव लोगों का रक्षक मानता था, वो बचाव में आ गया और उसने अपनी सेनाओं की लामबंदी शुरू कर दी। और रूस को देखकर जर्मनी सतर्क हो गया। हाँ, रूस को हिलता देख जर्मनी अपने साथ ही ऑस्ट्रिया के साथ आ गया। फ्रांस रूस के साथ संधि में था, इसलिए वो भी युद्ध में खिंचाया। हाँ, और फिर ब्रिटेन भी आ गया। इस तरह संधियों के इस जाल ने एक छोटे से क्षेत्रीय विवाद को विश्व युद्ध में बदल दिया। मतलब कूटनीति की कितनी भयानक विफलता। अब जब सेनाएं आमने सामने थीं, तो युद्ध के मैदान का खौफनाक मंजर कैसा था? अगस्त 1914 में जब ये जुलाई संकट युद्ध में बदला, तो जनरल्स को लगा था कि ये कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। हाँ, उन्हें लगा था क्रिसमस तक सब घर लौट आएंगे। लेकिन पश्चिमी मोर्चे ने जल्द ही इंसानियत का सबसे खौफनाक रूप ले लिया। हमने शुरुआत में ट्रेंच वॉरफेयर या खाइयों के युद्ध का जिक्र किया था। सैनिक महीनों तक कीचड़, बीमारी और खौफ के बीच फंसे रहते थे। क्या हम इसके पीछे के विज्ञान को समझ सकते हैं? सेनाएं जमीन के नीचे छिपने पर मजबूर क्यों हो गई? इसका सीधा कारण था सैन्य रणनीति और नई तकनीक के बीच का असंतुलन। सेना के जो जनरल थे वो अभी भी 19वीं सदी की तरह सोच रहे थे, जहां सैनिक खुले मैदान में दौड़कर दुश्मन पर हमला करते थे। लेकिन अब उनके सामने मशीन गन थी। बाप रे, मशीन गन? हाँ, एक मशीन गन कुछ ही सेकंड में सैकड़ों गोलियां दाग सकती थी। खुले मैदान में दौड़कर हमला करना अब बहादुरी नहीं, बल्कि एक शुद्ध गणितीय आत्महत्या बन चुका था। मतलब कोई चांस ही नहीं था बचने का। बिल्कुल नहीं। जब दोनों तरफ की सेनाओं ने महसूस किया कि आगे बढ़ना नामुमकिन है, तो अंततः जान बचाने के लिए उन्होंने जमीन में गहरी खाइयां खोद ली। और यहीं से वो गतिरोध शुरू हुआ। खाइयों के अंदर का जीवन किसी भयानक सपने से कम नहीं था। बारिश का पानी भर जाने से कीचड़ इतना गहरा हो जाता था कि सैनिक उसमें डूबकर मर जाते थे। हाँ, और वो ट्रेंच फुट नाम की बीमारी। अरे हाँ, ट्रेंच फुट, जिसमें पैर सड़ने लगते थे और उन्हें काटना पड़ता था। और सिर्फ पश्चिमी मोर्चा ही नहीं, पूर्वी मोर्चे पर रूस और जर्मनी टकरा रहे थे। वहां इटली, बाल्कन, मध्य पूर्व का गैलीपोली, अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में भी मोर्चे खुल गए थे। और इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए युद्ध में विज्ञान का सबसे क्रूर इस्तेमाल किया गया, नए और घातक हथियार। पहली बार बड़े पैमाने पर जहरीली गैस छोड़ी गई, मस्टर्ड गैस और क्लोरीन गैस। ओफ। इसका प्रभाव इतना विभत्स था कि ये सैनिकों के फेफड़ों को अंदर से जला देती थी और उन्हें खांसते हुए खून आने लगता था। इस गैस ने युद्ध में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर दिया था। मतलब सैनिकों को 24 घंटे रबर के घुटन भरे गैस मास्क पहनकर रहना पड़ता था। इसके अलावा कंटीले तारों और मशीन गनों को पार करने के लिए पहली बार टैंक का आविष्कार किया गया। आसमान में लड़ाकू विमान मंडरा रहे थे। और समुद्र के नीचे भी कम तबाही नहीं मची थी। जर्मनी ने यू बोट्स यानी पनडुब्बियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया था।
हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो अगर कोई भी पक्ष साफ तौर पर जीत नहीं पा रहा था इतने नए हथियारों के बाद भी, तो फिर 1917 के साल ने ऐसा क्या कर दिया कि युद्ध की पूरी बाजी ही पलट गई? 1917 का साल पूरे विश्व युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़ है। दो बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला था रूस में क्रांति। रूस की जनता इस युद्ध से पूरी तरह टूट चुकी थी। लाखों सैनिक मारे जा चुके थे। बोल्शेविक क्रांति, राइट? बिल्कुल। 1917 में वहां बोल्शेविक क्रांति हुई, सत्ता बदली और उन्होंने ब्रेस्ट लिटोविस्क की संधि पर हस्ताक्षर करके रूस को युद्ध से बाहर खींच लिया। जरा रुकिए, अगर रूस युद्ध से बाहर हो गया तो इसका मतलब है कि पूर्वी मोर्चे पर लड़ रहे जर्मनी के लाखों सैनिक अब आजाद हो गए। जर्मनी तो उन सभी सैनिकों को पश्चिमी मोर्चे पर फ्रांस और ब्रिटेन के खिलाफ झोंक सकता था। हाँ, ये मित्र राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। तो वो बचे कैसे? वो बचे 1917 की दूसरी सबसे बड़ी घटना की वजह से, अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में प्रवेश। अच्छा, लेकिन अमेरिका तो तटस्थ था ना? था, लेकिन जर्मनी ने एक बहुत बड़ी भूल की। उसने अप्रतिबंधित पनडुब्बी नीति लागू कर दी। मतलब जर्मन यू बोट्स बिना किसी चेतावनी के किसी भी जहाज को डुबो देंगे। उन्होंने लुसिटानिया नामक जहाज को डुबोया, जिससे अमेरिका बहुत भड़क गया था। और वो एक टेलीग्राम भी तो था, जिमरमैन टेलीग्राम। हाँ, जिमरमैन टेलीग्राम। जर्मनी ने मेक्सिको को एक गुप्त संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि अगर अमेरिका युद्ध में आता है तो मेक्सिको अमेरिका पर हमला कर दे। लेकिन वो टेलीग्राम ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया। इसके बाद अमेरिका अपनी ताज़ा सेना के साथ युद्ध में कूद पड़ा। तो एक तरफ रूस बाहर गया, लेकिन दूसरी तरफ ताज़ा अमेरिकी सैनिक आ गए। इसके बाद तो जर्मनी में भुखमरी और आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया होगा। हालात इतने बेकाबू हो गए कि जर्मन सम्राट काइसर विल्हेम को गद्दी छोड़नी पड़ी और युद्ध अपने अंतिम चरण तक पहुंच गया। और अंततः 11 नवंबर 1918 को हथियारों की आवाज शांत हुई। इस आर्मिस्टिस या युद्ध विराम के साथ महायुद्ध आधिकारिक रूप से रुक गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक थी। लगभग 1 करोड़ सैनिक मारे गए और 70 लाख से ज्यादा नागरिकों की जान गई। 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल हुए। और युद्ध रुकने के बाद जो शांति समझौता हुआ, 1919 की वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साई। हाँ, इसे एक शांति समझौता कहना गलत होगा। यह असल में जर्मनी पर थोपी गई एक कठोर सजा थी। उसकी सेना घटा दी गई, क्षेत्र छीन लिए गए और भारी जुर्माना लगाया गया। और नक्शे में भी तो बहुत बदलाव हुए। 4 बड़े साम्राज्यों, ऑटोमन, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और जर्मनी, इन सब का अंत हो गया। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ऑस्ट्रिया और हंगरी जैसे नए देश बने। बिल्कुल, और भविष्य भी युद्ध रोकने के लिए राष्ट्रसंघ या लीग ऑफ नेशंस बना, जो हम सब जानते हैं कि बाद में असफल रहा। इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत की भूमिका बहुत अहम थी। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों और 13 लाख से ज्यादा सैनिकों का इस्तेमाल किया। ये सैनिक फ्रांस, इराक, मिस्र के मोर्चों पर लड़े। 13 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और भारतीयों को उम्मीद थी कि इस वफादारी के बदले उन्हें आजादी या कम से कम स्वशासन मिलेगा। लेकिन बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसी भयानक घटनाएं। हाँ, जिसने भारत में पूरी तरह से अविश्वास पैदा कर दिया। बिल्कुल, और इसी गुस्से ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को भारी बल दिया। इस प्रकार जिस युद्ध को सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध कहा गया था, उसने शांति नहीं बल्कि भविष्य की एक और बड़ी तबाही के बीज बो दिए। एकदम सही। प्रथम विश्व युद्ध ने न केवल आधुनिक युद्ध के तरीकों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, बल्कि वर्साई के संधि के उस कठोर अपमान ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी थी। ये सच में सोचने वाली बात है, और इस भयानक अंधेरे में श्रोताओं के सोचने के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। 1914 का क्रिसमस ट्रूस, जब ब्रिटिश और जर्मन सैनिक खाइयों से बाहर आकर एक साथ क्रिसमस मनाने लगे थे। उन्होंने साथ खाना खाया, फुटबॉल खेला, गाने गाए। ये साबित करता है कि उन आम सैनिकों के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उन्हें केवल सत्ता और साम्राज्यवाद के लालच ने एक दूसरे के खून का प्यासा बना दिया था। बहुत ही गहरी बात कही आपने। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले मज़ेदार स्टडी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।